हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस और आरआरबीपीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के एक बार फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस पर। और आज है इसका डे 5। डे 1 से लेकर डे 4 तक बेस्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। बढ़िया स्कोर किया आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आए। बस यही पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यानी पैटर्न रहता है कैसा, मॉडरेट टू टफ। तो ऐसी बुक से मत पढ़िए जो बिल्कुल बेसिक से आपको गाइड कर रही हैं, क्योंकि एग्जाम में जब लेवल ही बेसिक टू हाई है, मॉडरेट टू हाई है, तो बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ने का मतलब नहीं है। यानी अगर बेसिक पढ़ना है तो बहुत तेजी से पढ़ना है, ताकि जल्दी से मॉडरेट को कवर करें और जल्दी से हाई लेवल तक पहुंचे। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न पर ये टॉप 25 क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि सर कहां से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा जाए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट हम पता नहीं होंगे तब तक एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ कैसे पढ़ें, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। बस इसी का सॉल्यूशन आपके सामने है आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट। लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कब से? 15 मार्च से। लाइव टाइमिंग्स 8 PM डेली। वैलिडिटी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। सर 15 मार्च से शुरू हो चुका है, हमारी तो क्लासेस निकल गई होंगी। जो निकल गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि सर लाइव भी जुड़ सकते हैं, और अगर लाइव ना जुड़ पाए तो क्या रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं? जी हाँ, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। पर अगर लाइव में आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम रिकॉर्डेड देख लें स्पीड बढ़ा के, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं स्पीड को इंक्रीज करके। साथ ही साथ कितनी वीडियोस मिलेंगी? 65 प्लस, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस लेवल, वैलिडिटी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कई सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर कोई बुक है क्या आपकी? बेटा, बुक लॉन्च ना करने के पीछे एक बड़ा रीजन है। क्या? बुक जो होती है वो आउटडेटेड पैटर्न पर हो जाती है 6 महीने के बाद, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि बुक का कोई मतलब नहीं रहता है एग्जामिनेशन पर्पस से। अब आईबीपीएस जो पूछता है वो कंप्यूटर अवेयरनेस पूछता है, यानी जो वर्जन पूछेगा वो लेटेस्ट वाले पूछेगा, जो जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सब लेटेस्ट पूछेगा। और बुक जो होती हैं वो कम से कम बनने में ही उनको 3 महीने लग जाता है। तो यानी बुक हो जाती है आउटडेटेड, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इससे बढ़िया ये है कि आप इस कोर्स से जुड़िए, जो कि लेटेस्ट कोर्स है। जितने भी चेंजेस होंगे वो साथ साथ में मैं आपको अपडेट करते हुए चलूंगा। टेस्ट भी होगा, रिवीजन भी होगा, एग्जाम तक बढ़िया तरीके की प्रिपरेशन होगी। और एग्जाम तक आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार चीजों को रिवाइज कर चुके होंगे एंड इवन मोर। है ना बेस्ट? सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, फिर आप इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली 8 PM पर मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। तो 8 to 9 PM तक, यानी 1 घंटे की डेली क्लासेस यहां पर होती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा दिए गए नंबर पे, और आपका जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था डे 4 में, जिसका कई सारे कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया, लेकिन कई सारे ज्यादा कैंडिडेट्स ने गलत आंसर भी दिया है। क्या है ये क्वेश्चन? आइए देखते हैं। डैश इज अ टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन ओनली बी रीड नॉट रिटन टू। आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ का क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में। बताइए, एक प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब ये एक प्रकार की सीडी है। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। आइए देखते हैं।
पहला ऑप्शन है CDRW यानी रीराइटेबल, जिसको हम कई बार रीड कर सकते हैं, कई बार राइट कर सकते हैं, रीराइटेबल है। कई बार राइट करने की फंक्शनैलिटी है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है नॉट रिटन, जिसमें हम लिख नहीं सकते। CDR जिसे बोलते हैं CD रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब कि जिसमें हम मार्केट गए और मार्केट से हमने CD खरीदी, बिल्कुल ब्लैंक, एक बार लिखा हमने और बाद में बदलाव करने की परमिशन नहीं है, यानी एक ऐसी CD जो ब्लैंक होती है लेकिन जिसमें सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड CDR, CD रिकॉर्डेबल। लेकिन यहां तो कह रहा है नॉट रिटन, जिसमें लिखा ही नहीं जा सकता, इसका मतलब CDR भी नहीं होगा। CD-ROM, रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी CD जो आपको मार्केट से मिल रही है जिसमें पहले से ही चीजें फीड हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल्स उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ राइट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड CD रीड ओनली मेमोरी, यानी थर्ड इज द राइट वन। सर एग्जाम्पल बता दीजिए इसका क्या होगा CD-ROM का। जैसे आप मार्केट में गए और आपने CD खरीदी या DVD खरीदी किसी मूवी की। अब जो मूवी की आप CD या DVD खरीद के लाए हैं, सपोज करिए कि उसमें आलिया भट्ट है। आपने कहा नहीं, मुझे आलिया भट्ट नहीं चाहिए इस मूवी में, मुझे आलिया भट्ट की जगह पर नूरा फतेही चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी तरीके से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मूवी में है वही आपको एक्ट्रेस या एक्टर देखने को मिलेंगी, उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सेशन का आ चुका है। मुझे बताइएगा इन सेशंस के बाद कि आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आपका जो लेवल है वो क्या है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो संचार में जो ट्रांसमिशन है वो कैसा शामिल है? ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या ऑल ऑफ दीज? अब बात करें कंप्यूटर और कीबोर्ड की, तो हम एक बात जानते हैं कि कंप्यूटर और कीबोर्ड में जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन। हम कीबोर्ड से लिखते हैं और कंप्यूटर में दिखाई देता है। इसका मतलब कि ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसा है? सिंप्लेक्स है। तो जब कभी भी कीबोर्ड या माउस की बात की जाएगी कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में और कम्युनिकेशन पूछा जाएगा, तो आंसर क्या होगा? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। वेरी गुड। Which one of the following network device stores the MAC address? निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस मैक एड्रेस को स्टोर करती है? मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अगर मैक एड्रेस की बात करें तो क्या आप मुझे यह बता पाएंगे कि OSI मॉडल में मैक एड्रेस कौन सी लेयर डील करती है? किस लेयर का काम है मैक एड्रेस को मेंटेन करना? बिल्कुल सही, दूसरी लेयर यानी डेटा लिंक लेयर। अगर डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस पर काम करती है तो डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं? एक स्विच और एक ब्रिज। तो यानी आंसर यहां पर या तो स्विच होगा या ब्रिज होगा। क्या स्विच दिया है? जी हां। क्या ब्रिज दिया है? नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज स्विच, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया? मैक एड्रेस देखा और हमें पता है मैक एड्रेस OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। हर लेयर की डिवाइसेस के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बता पाएंगे कि डेटा लिंक लेयर पर स्विच और ब्रिज काम करती है, तो आंसर या तो स्विच होगा या तो ब्रिज होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर स्विच भी दिया है और ब्रिज भी दिया है, अगर ऐसा होगा तो बोथ ऑफ दीज गिवन होगा, तो आंसर हो जाता है बोथ ऑफ दीज। लेकिन यहां पर तो सिर्फ स्विच गिवन है, तो आंसर क्या हो गया? दैट इज स्विच। नेक्स्ट, which shortcut key is used to open incognito mode in Google Chrome? Google Chrome में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हम जानते हैं इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। Google Chrome ओपन करने के बाद अगर हम कंट्रोल शिफ्ट N दबाते हैं
तो ओपन हो जाता है एनोनिमस मोड, यानी दैट इज कॉल्ड कंट्रोल शिफ्ट एन इनकॉग्निटो मोड। अब यहां पर क्या होगा सर, अगर यहां पर आप कोई भी सर्च करते हैं, यहां पर अगर आप कुछ भी सर्चिंग में ऐड करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ ब्राउज करते हैं, कुछ सर्फिंग करते हैं, तो वो एनोनिमस होगा, यानी उसका पता, उसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इनकॉग्निटो मोड। वेरी गुड। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोल शिफ्ट एन किसकी शॉर्टकट की है, तो आंसर क्या होगा, टू ओपन द इनकॉग्निटो मोड इट वर्क्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन द गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में सेट किया जा सकने वाला न्यूनतम जूम स्तर क्या होगा। अब बात करें गूगल क्रोम ब्राउजर के बारे में, तो हम जानते हैं कि गूगल क्रोम में अगर हम जूम कर रहे हैं तो मिनिमम जूम कितना हो सकता है, दैट इज 25%। उससे कम जूम नहीं कर सकते। तो किसी भी ब्राउजर को जब आप ओपन करते हैं और खास तौर पे गूगल क्रोम पे, तो वहां पर जो मिनिमम जूम लेवल है वो कितना है, 25%। वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन द गूगल क्रोम। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। गूगल क्रोम में अधिकतम जूम स्तर कितना सेट किया जा सकता है, दैट इज 500%। 500% से ज्यादा हम जूम नहीं कर सकते गूगल क्रोम के पेजेस को, यानी वेब पेजेस को। सो द करेक्ट आंसर इज 500%। नेक्स्ट, ईथरनेट इज द स्टैंडर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क ओवर अ डैश कनेक्शन। ईथरनेट किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर को डैश कनेक्शन पर कनेक्ट करने का मानक है। ईथरनेट क्या होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। अगर हम लैन की बात करें, ईथरनेट की बात करें, तो ये क्या है, वायरलेस कनेक्शन नहीं, ब्लूटूथ नहीं, ओपन नहीं, वायर्ड कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड ईथरनेट कनेक्शन। और शायद आप लोग ये बात भी तो जानते हैं कि ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज IEEE 802.3, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट। और ईथरनेट को क्या लैन केबल्स बोलते हैं, जी हां, इसको ट्विस्टेड पेयर केबल, लैन केबल के नाम से या वायर्ड केबल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, दिस अलाउज द कंप्यूटर। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, ये जो ईथरनेट केबल है इसमें जो कनेक्टर लगा होता है वो कौन सा है, तो ईथरनेट कनेक्टर या वायर्ड लैन कनेक्टर को बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, यानी रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि विच कनेक्टर इज यूज्ड इन द ईथरनेट केबल। द आंसर इज RJ45 कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। दिस अलाउज द कंप्यूटर टू शेयर द सेम IP एड्रेस। यह कंप्यूटर को समान IP पता साझा करने की अनुमति देता है। वैसे तो हर एक कंप्यूटर का नेटवर्क में जो IP एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसके द्वारा सेम IP एड्रेस को शेयर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। यस, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये वो प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम सेम IP एड्रेस को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर्स के साथ। क्या होगा आंसर, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, OLED is a type of a flat screen display similar to LCD. What does O stands for in OLED? कह रहा है आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं, जैसे CRT मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED, लाइट एमिटिंग डायोड एंड सो ऑन। तो उसमें जो लेटेस्ट आया है दैट इज कॉल्ड OLED, जिसमें O का मतलब क्या है, OLED LCD के समान एक प्रकार का फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले है, जहां OLED में O का मतलब क्या है, तो OLED मींस ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड।
तो यहां पर ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच द वेबसाइट? वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? सोचिए। सर्च ऑपरेटर्स, एमएसएन, स्पाइडर, फ्रेज या ऑल ऑफ दीज? सर्च इंजन में सर्चिंग के लिए वेब क्रॉलर का प्रयोग करते हैं, जिसे कई बार स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? या तो वेब क्रॉलर या स्पाइडर, जिसका प्रयोग सर्च इंजन में सर्चिंग के प्रोस्पेक्टिव से करते हैं। नेक्स्ट, अ डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। कह रहा है एक डैश सबसे छोटी इकाई है जिसे हार्ड डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है। हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज यूनिट है, जहां पर डेटा स्टोर होता है, वो क्या है? सेक्टर्स के फॉर्म में। तो हार्ड डिस्क की जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है जहां डेटा स्टोर होगा, वो क्या है? सेक्टर। हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी होती है? ट्रैक्स, सेक्टर्स, सिलेंडर, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है किसमें? हार्ड डिस्क में, जिसे मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो इसकी जो स्पीड है उसे आरपीएम में नापते हैं, जिसे रेवोल्यूशंस पर मिनट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन द यूएसबी सी कनेक्टर? यूएसबी सी कनेक्टर में कितनी पिन होती है? आजकल जो यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस सी कनेक्टर्स आ चुके हैं, इनमें जो पिंस की संख्या है वो कितनी है? दैट इज 24 पिंस। और ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है आईबीपीएस का। दिस इज दी वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी नंबर ऑफ पिंस? 24 नंबर ऑफ पिंस। RJ45 जो ईथरनेट केबल का कनेक्टर है, इसमें 8 पिंस होती हैं। RJ11 जो टेलीफोन लाइंस में आगे कनेक्टर लगा होता है उसे बोलते हैं, जिसमें 6 पिन होती हैं। HDMI जो ऑडियो वीडियो वाली हमारी केबल होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसमें पिंस की संख्या 19 होती है। और यूएसबी सी कनेक्टर में कितनी है? 24 पिंस। वेरी गुड। विच टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया कैरीज डेटा इनकोडेड इनटू इंपल्सेस ऑफ लाइट? बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत फेमस भी है। किस प्रकार का नेटवर्क मीडिया प्रकाश के आवेगों में इनकोडेड डेटा ले जाता है? कोएक्सियल केबल, वायरलेस मीडिया, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर या ऑल ऑफ दीज? यहां पर बात हो रही है लाइट की, इनकोडेड की। लाइट मतलब फास्टेस्ट केबल जो लाइट के स्पीड से काम करे, और इनकोडेड का मतलब कि डेटा को सुरक्षित भी रखे। फास्ट भी और सुरक्षित भी, ये तो एक ही केबल कर सकती है, और वो केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल। दैट इज द लेटेस्ट वन, दिस वन। फाइबर का मतलब यहां पर क्या है? ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। फाइबर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो केबल इनकोडेड फॉर्म में डेटा को रखती है, दैट इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल। SCST कनेक्टर्स का प्रयोग करते हैं यहां पर। नेक्स्ट, डैश इज अ URL बॉक्स दैट कंबाइन द फंक्शन ऑफ बोथ द एड्रेस बार एंड सर्च बॉक्स। डैश एक URL बॉक्स है जो एड्रेस बार और सर्च बॉक्स दोनों के फंक्शन को जोड़ता है। बताइए। आप लोग ने देखा होगा कई बार ब्राउजर में सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिया होता है, जिसे कई बार URL बॉक्स, एड्रेस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। जो एड्रेस और सर्च का कंबाइन ऑप्शन होता है उसे क्या बोला जाता है ऑफिशियली? URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, कुकीज, एड्रेस बॉक्स, कंट्रोल बॉक्स या ओमनी बॉक्स? द करेक्ट आंसर इज ओमनी बॉक्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ब्राउजर में इस तरीके का एक सर्च बॉक्स, एड्रेस बार या एड्रेस बॉक्स, URL के टाइप जहां URL लिखते हैं वो दिया होता है, दैट इज कॉल्ड ओमनी बॉक्स। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग स्कैम that uses fear
टू ट्रिक पीपल इनटू डाउनलोडिंग मैलवेयर। डैश एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग घोटाला है जो डर का उपयोग करके लोगों को मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कभी भी एग्जाम में सोशल इंजीनियरिंग स्कैम की बात की जाएगी जो डर का माहौल पैदा करेगा और डाउनलोड करवाएगा ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जिसकी मदद से हमारी सारी इंफॉर्मेशन हैकर तक पहुंच जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्केयरवेयर। क्या बोलते हैं? स्केयर का मतलब डर का माहौल पैदा करना और डरा के हमें क्या करना? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना। दैट इज कॉल्ड स्केयरवेयर। ये क्या है? ये सोशल इंजीनियरिंग स्कैम है। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर यूनिकास्टिंग पर्पस? आईपी एड्रेस का कौन सा वर्ग यूनिकास्टिंग के लिए आरक्षित है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? व्हाट इज यूनिकास्टिंग? यूनिकास्टिंग मींस one to one. When we want to send any data to another person one to one, that is called unicasting. जब हम किसी भी डेटा को किसी पर्सन को वन टू वन शेयर करते हैं उसे बोलते हैं यूनिकास्टिंग। जैसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज आपने मुझे किया या फेसबुक मैसेंजर पे डायरेक्ट मैसेज आपने मुझे किया, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे पर्सनल विंडो पे मैसेज किया। ये क्या है? ये वन टू वन कम्युनिकेशन है। और ये वन टू वन करने का काम किसका है? यूनिकास्टिंग करने का काम किसका है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों का। तो आईपी एड्रेस में टोटल 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी, जिसमें से ए बी सी रिजर्व है यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास डी रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई रिजर्व है रिसर्च पर्पस के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए। यूनिकास्टिंग का मतलब वन टू वन, मल्टीकास्टिंग का मतलब वन टू मैनी और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब वन टू ऑल। अब ये वन टू मैनी और वन टू ऑल में क्या डिफरेंस है, यानी मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। वन टू वन में मैंने क्या किया? व्हाट्सएप पर्सनल विंडो पे एक वन टू वन चैटिंग करी, ये तो समझ में आ गया। मल्टीकास्टिंग वन टू मैनी का मतलब मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जहां पर मैंने कई सारे पर्सन्स को जोड़ा और मैंने उनको मैसेज किया, ये क्या हो गया? वन टू मैनी। या मैंने टेलीग्राम पे अरोड़ा एजुकेटर का एक ग्रुप बनाया है ना, जो कि आप देख भी सकते हैं, अरोड़ा एजुकेटर ऑफिशियल, सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि ये वन टू मैनी है। मैंने अपनी वीडियोस को, अपनी बातों को कई लोगों तक पहुंचाने के लिए वो ग्रुप बनाया, दैट इज कॉल्ड वन टू मैनी, मल्टीकास्टिंग। लेकिन ये यूट्यूब क्या है? ये वन टू ऑल है। ये सभी को देखने को मिलेगा, चाहे आपने सब्सक्राइब किया हो या आपने सब्सक्राइब ना किया हो, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ये क्या है? वन टू ऑल है। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। कोई भी देख पाए मैसेज को, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 365 dash view gives you a view of your slide in thumbnail format। MS PowerPoint 365 में डैश व्यू आपको थंबनेल फॉर्म में अपनी स्लाइड्स को व्यू करने की परमिशन देता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। थंबनेल का मतलब छोटे छोटे फॉर्मेट में स्लाइड्स को व्यू करने की परमिशन दे, दैट इज कॉल्ड थंबनेल। या इसको कई बार रीअरेंज भी बोलते हैं कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसके द्वारा आप स्लाइड्स को आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं या एक ही स्लाइड्स पर सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं, एक साथ सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं, ऐसा कौन सा व्यू है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। जी हां, दिस इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू, जहां पर एक साथ थंबनेल के फॉर्मेट में आप सभी स्लाइड्स को देख पाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। वेरी गुड। अब इसकी शॉर्टकट की भी जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ऑल्ट वी और डी, 3 कीज को एक साथ दबाने पर आपके पावर पॉइंट में ये व्यू आ जाएगा। कैसे? ऑल्ट प्लस वी प्लस डी। जब इन 3 कीज को आप एक साथ दबाएंगे तो स्लाइड सॉर्टर व्यू यानी इस प्रकार से आप देख पाएंगे।
प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। कई सारी स्लाइड्स बनाइए, कई सारी स्लाइड्स बनाने के बाद ऑल्ट वी डी करिए, सारी स्लाइड्स एक साथ आपके सामने आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। वेरी गुड। नेक्स्ट, सिलेक्ट इनवैलिड टाइप ऑफ एनिमेशन बिलो। नीचे अमान्य प्रकार के एनिमेशन का चयन करें। अब हम जानते हैं कि पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट और इमेजेस को हम मूव करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग उनको एनिमेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं? एनिमेशन होता है एंट्रेंस, एम्फसाइज, एग्जिट और मोशन पाथ, यानी 4 प्रकार के होते हैं एनिमेशन। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। एंट्रेंस, एम्फसिस, एम्फसाइज, एग्जिट और मोशन पाथ। गलत क्या है? मूविंग पाथ लिखा है, जबकि करेक्ट आंसर होगा मोशन पाथ। क्या ये बात समझ में आई? तो एंट्रेंस होगा, एम्फसाइज किया जाएगा, एग्जिट किया जाएगा, मोशन पाथ क्लिक किया जाएगा, लेकिन मूविंग पाथ इज द इनकरेक्ट वन। तो कितने प्रकार के होते हैं एनिमेशन? 4 प्रकार के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS Excel 365? निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 365 में वैध कार्य नहीं है, वैलिड फंक्शन नहीं? क्या सम कर सकते हैं? जी हां। क्या काउंट कर सकते हैं? जी हां। नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट ए का यूज कर सकते हैं? जी हां। सब कुछ काउंट करने के लिए काउंट ऑल, जिसकी फुल फॉर्म है। क्या सब्ट्रैक्ट भी कोई फंक्शन है? जी नहीं, सब्ट्रैक्ट कोई फंक्शन नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS Excel। सपोज अगर हमें किसी 2 सेल को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? B3 माइनस C3। अगर B3 की वैल्यू माइनस C3 की वैल्यू करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ना कि सब्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज करके। नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन MS PowerPoint 2021? MS PowerPoint 2021 में कितने प्रेजेंटेशन व्यूज हैं? नाम बताइए, नंबर्स बताइए उनके। 1, 3, 5, 8, 10, 1, 3, 5, 8, 10। हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन PowerPoint? PowerPoint में टोटल नंबर ऑफ व्यूज हैं 8। अगर आप व्यू टैब के अंदर जाएं तो 5 + 3 8 मिलते हैं, 8 मिलते हैं आपको टोटल व्यूज, जिसमें 5 हैं आपके प्रेजेंटेशन व्यूज एंड 3 हैं आपके मास्टर व्यू। क्या पूछा जा रहा है? टोटल व्यूज नहीं, टोटल व्यूज पूछते तो 8 हो जाता व्यू टैब के अंदर, और प्रेजेंटेशन व्यू पूछा है तो आंसर क्या होगा? 5। मास्टर व्यू पूछते तो आंसर क्या होता? 3। अब जरा नाम भी याद रखिएगा। प्रेजेंटेशन व्यूज 5 जो होते हैं वो कौन से हैं? नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। जबकि मास्टर व्यूज में आपके 3 आते हैं, और ये 3 नाम क्या हैं? स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है। कुछ नाम आपको दिए होते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है या कौन सा मास्टर व्यू नहीं है। तो जब तक आपको इनके नाम नहीं पता होंगे तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे कि प्रेजेंटेशन व्यूज 5 कौन से हैं, मास्टर व्यू 3 कौन से हैं। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ अ वेबसाइट? किसी वेबसाइट का सोर्स कोड कैसे देखें? सोर्स कोड क्या होता है? वो कोड जिसे बैन किया जाता है, जिसपे कॉपीराइट लिया जाता है, जो एक प्रोग्रामर लिखता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो क्या वेबसाइट के सोर्स कोड को देखा जा सकता है? इज देयर एनी शॉर्टकट की फॉर दैट? यस, द आंसर इज Ctrl+U इज फॉर द सोर्स कोड ऑफ द वेबसाइट। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करिए, Ctrl+U दबाइए, तो आप पहुंच जाएंगे उसके HTML पेज पर, जहां HTML का जो सोर्स कोड है वो आप देख पाएंगे।
तो आंसर इज कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। कह रहा है एक स्प्रेडशीट में, एक एक्सेल शीट में आप कह सकते हैं, अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? सेल्स, रोज, कॉलम्स, ब्लॉक्स या ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें एक्सेल शीट की या स्प्रेडशीट की, तो लेटर्स को इंडिकेट करते हैं, यानी लेटर्स का मतलब अल्फाबेट, और अल्फाबेट का मतलब कॉलम्स, नंबर्स का मतलब रोज, लेटर्स या अल्फाबेट का मतलब कॉलम्स। आइए देखते हैं। एक्सेल में ABCD ये क्या है? कॉलम्स यानी लेटर, लेटर यानी कॉलम्स, और 1 2 3 4 क्या है? नंबर्स यानी रोज। तो नंबर्स को रोज से रिप्रेजेंट करते हैं और कैरेक्टर्स को यानी लेटर्स को कॉलम से। ग्रेट। नेक्स्ट, इन MS Word 365 which shortcut key is used to remove the paragraph formatting? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। MS Word 365 में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब चीजें हटानी है, उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस क्यू टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है कि कंट्रोल क्यू इज यूज्ड फॉर विच पर्पस इन MS वर्ड। MS वर्ड में कंट्रोल क्यू का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आंसर क्या था? टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, दैट इज द राइट आंसर। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल नेम लेंथ इन विंडोज 7, 8, 10 और 11? कह रहा है विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 या विंडोज 11 में अधिकतम फाइल नाम की लंबाई कितनी हो सकती है? यानी मैक्सिमम फाइल की जो लेंथ है, जो फाइल नेम की जो लेंथ है, वो कितनी हो सकती है? हम लोग फाइल पे नाम देते हैं ना, वो नाम कितना बड़ा हो सकता है किसमें? विंडोज 7 से लेकर विंडोज 11 तक। द करेक्ट आंसर इज 260 कैरेक्टर्स। 260 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता फाइल का नाम विंडोज 7, 8, 10 और 11 के केस में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गूगल सर्च इंजन? बताइए, गूगल सर्च इंजन का मूल नाम क्या है? वैसे गूगल के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप जानते हैं। अगर गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें मोबाइल के केस में, दैट इज एंड्रॉइड। गूगल का सर्च इंजन, गूगल मैप्स, गूगल पेजेस, गूगल की बहुत सारी तमाम चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। माई बिजनेस भी है, यूट्यूब किसका है? गूगल बाबा का है। तो गूगल का जो सर्च इंजन है उसको भी एक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड बैकरब। याद रखिएगा कि गूगल का जो सर्च इंजन है जिसपे हम सर्च करते हैं, जिसे गूगल बाबा भी बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैकरब। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? बैकरब। नेक्स्ट, इन MS Word 2019 और 2021 which tab includes option like new window, arrange all और split? MS Word 2019 या 2021 में किस टैब में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट जैसे विकल्प शामिल है? कह रहा है उस टैब का नाम बताइए जिसमें आपको नया विंडो, अरेंज ऑल या स्प्लिट करने के ऑप्शंस गिवन है। विच टैब इज दैट? वही टैब जिसमें मैक्रोस का ऑप्शन भी होता है। अब तो आप समझ गए सर, मैक्रोस होता है व्यू टैब के अंदर, और व्यू टैब के अंदर ही होता है न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट के ऑप्शंस। तो करेक्ट आंसर इज व्यू टैब। समझ में आया? तो ये टैब्स के अंदर जो है वो भी याद करने पड़ेंगे कि होम के अंदर क्या है, फाइल के अंदर क्या है, इंसर्ट के अंदर क्या है, डिजाइन के अंदर क्या है। ये सारे टैब्स की फंक्शनैलिटी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लियर?
तो आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, बताइए डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग वेब डॉक्यूमेंट्स। वेब दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए डैश सबसे सामान्य प्रारूप है। बताइए, आरबीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है, वेब डॉक्यूमेंट्स का मतलब वेबसाइट, वेब पेजेस, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? HTTP का, HTML का, URL का, ब्राउजर का या SQL का? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं जानते हैं तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको यह सेशन? लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सचिन सर एक बार आपके साथ थ्योरी पढ़ ली जाए बढ़िया तरीके से, बेसिक टू एडवांस, नए पैटर्न पर बेस्ड, जो IBPS का नया पैटर्न है हाई लेवल वाला, अगर उसके बेसिस पर आपको पढ़ना है, वो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट MCQs टॉपिक वाइज, कंप्लीट मॉक टेस्ट, कंप्लीट रिवीजन, देन वन सॉल्यूशन फॉर ऑल, दैट इज IBPS RRBPO क्लर्क 2024 फुल कंप्यूटर कोर्स। लाइव क्लासेस 15 मार्च स्टार्ट हो चुकी हैं 8 PM। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सेव कर लीजिएगा ये नंबर। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय टू ऑल।